हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। आज यूट्यूब चैनल पर ये मेरा पहला दिन है जिसमें हम आपको बायोलॉजी से संबंधित जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशंस हम आपको करवाएंगे, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स हैं, वो चाहे एलटी का हो, जीआईसी का हो, केवीएस का हो, एनबीएस का हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, वो डेफिनेटली आप सबके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा और काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। और जितने भी बायोलॉजी से संबंधित एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल वो रहेगा, क्योंकि हमने ये प्रयास किया है कि जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज टॉपिक ही हम आपको सॉल्व कराते चले। तो जो आपको हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि अगर आप सहयोग करेंगे तो हम आपको ऐसे ही फ्री में वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए, आप हमारा वीडियो देखिए और वीडियो देख करके आप हमको बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आज आपका पहला लेक्चर शुरू करते हैं, और मैंने सबसे पहला टॉपिक जो लिया हुआ है वो एंडोक्राइनोलॉजी का लिया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो यूट्यूब पर हमको अवेलेबल्स नहीं मिलते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स होता है। नॉर्मली और जनरली जो सारी चीज़ें होती हैं वो हमको मिल जाती हैं, लेकिन जो हमारे कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो नहीं मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज हमारा पहला टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक होगा वो इंडोक्राइनोलॉजी है। और उस इंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग सबसे पहला लेक्चर आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है। तो एंडोक्राइनोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग बेसिकली इंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करते हैं। इसमें जो स्टडी की जाती है इंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी की जाती है, और साथ ही साथ अपने को देखने को भी मिलता है कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी होती हैं वो कैसी होती हैं, वो डक्टलेस होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही अपने को देखने को मिल रहा है कि इंडोक्राइन में ब्रांच ऑफ साइंस which deal with which deals with endocrine gland। इसमें हम क्या करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दूसरी बात अपने को ये देखने को मिलती है कि जो हमारी इंडोक्राइनोलॉजी होती है उसमें अगर इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड होती है। ये कैसी ग्लैंड होती है, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। इट मीन्स इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो डक्ट होता है इसमें नहीं पाई जाती है, मतलब ये नलिका विहीन होती है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा इंडोक्राइन है, इस इंडोक्राइनोलॉजी को सबसे पहले देने का जो क्रेडिट होता है वो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है निकोला पेंडा। उनका नाम है निकोला पेंडा। तो निकोला पेंडा ने सबसे पहले क्या किया था, 1909 ईस्वी में इस टर्म को सबसे पहले देने का काम किया। तो अगली बात ये हो गई कि इसको द टर्म endocrinology was coined by निकोला पेंडे इन 1909। 1909 ईस्वी में जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था निकोला पेंडा ने क्या किया था, उसको 1909 ईस्वी में क्या किया था, क्वाइंड किया था। दूसरी बात यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है कि जो फादर हैं इंडोक्राइनोलॉजी के वो हैं थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को ही फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी का जो क्रेडिट है वो क्यों मिला, तो उसका भी एक बेसिक रीजन ये है। तो वैसे ही सिमिलरली अपने को देखने को मिलता है कि जो थॉमस एडिसन है, थॉमस एडिसन जब उन्होंने एड्रिनल ग्लैंड को देखा कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है उस एड्रिनल ग्लैंड में जो उसका एक पार्ट था एड्रिनल कॉर्टेक्स, उस एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक तरह का हार्मोन्स रिलीज होता था जिस हार्मोन्स को कार्टिसोल अथवा ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स का नाम दिया गया। और यह ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स जो होता है इसका जो सिक्रीशंस होता है जब वो कम मात्रा में होने लगता है, मतलब जब इसका सिक्रीशन हाइपोसिक्रीशंस होने लगता है
तो उस हाइपोसिक्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स का डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है, हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं काफ़ी वीक हो जाती हैं, और फिर साथ साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, और फिर साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी स्किन का कलर हो जाता है वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, जिसको एक तरह का डिसऑर्डर्स बोला जाता है, और वो डिसऑर्डर्स जो हमारा होता है उसको हम लोग हाइपो एड्रिनालिज्म का नाम देते हैं। बाद में वही हाइपो एड्रिनालिज्म जो होता है वो आगे चल करके एडसन डिजीज के रूप में जाना गया, क्योंकि हाइपोहेड्रिनालिज्म को सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट होता है वो अगर किसी को जाता है तो वो किसको जाता है, थॉमस एडिसन को जाता है। तो इसमें अगली बात ये हो गई कि इसको इन केस में था फादर की बात करते हैं, फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी जो है वो कौन है, तो उनको देखने को मिलता है कि वो जो है वो है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को हम लोग फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया भी कि जो थॉमस एडिसन हैं वो उन्होंने जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो ये हमारी किडनी हो गई, इसको हम लोगों ने किडनी का नाम दे दिया, और ये जो हमारी हो गई इसको हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड बोला। तो ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है। अब जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है ये दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती है, एक को हम लोग एड्रिनल कार्टेक्स बोलते हैं, एक को हम लोग जो नाम देते हैं वो एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। एक एड्रिनल कार्टेक्स होती है, दूसरी एड्रिनल मेडुला होती है। तो जब एड्रिनल कार्टेक्स का जो होता है, जब इसका डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कार्टेक्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कार्टेक्स, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स का डिस्ट्रक्शन होता है तब अपने को देखने को मिलता है कि एक तरह का डिसऑर्डर्स क्रिएट होता है, जिस डिसऑर्डर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइपो एड्रिनालिज्म बोलते हैं, अथवा इसी का एक नाम और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिसन डिजीज। इसी को हम लोग जो बोलते हैं वो क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग एडिसन डिजीज बोलते हैं। और मैंने अभी आपको बताया भी कि जो हमारा एडिसन डिजीज होता है अथवा हाइपोएड्रेनलिज्म होता है, इसमें और क्या क्या होता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर अपने को देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर इसमें देखने को मिलता है। दूसरी बात अपने को देखने को मिलता है इसमें स्किन बिकम ब्रॉन्ज कलर, स्किन जो होती है वो ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है, इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी होती है वो भी क्या होती है, काफ़ी वीक हो जाती है, मस्कुलर एक्टिविटी भी काफ़ी वीक देखने को मिलता है। तो ये सारी जो फीचर्स होते हैं वो इसमें देखने को मिलता है जो एडसन डिजीज होता है। एडसन डिजीज को सबसे पहले थॉमस एडिसन ने देखा, तो इसी बिहार पर इन केस में थॉमस एडिसन को फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी का दर्जा मिला, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो डिसऑर्डर्स है उसकी डिस्कवरी की थी। तो अगर हम लोग ये भी कहें कि फर्स्ट डिसऑर्डर्स ऑफ फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, तो वो जो हमारा होता है उसको हम लोग एडिसन डिजीज बोलते हैं, अथवा इसी का जो नाम होता है इसको हम लोग हाइपो एड्रिनालिज्म बोलते हैं, हाइपो एड्रिनालिज्म बोलते हैं, अथवा इसी का जो नाम होता है वो क्या होता है, एडसन डिजीज होता है। दूसरी बात यहाँ पर अपने को ये देखने को मिलता है कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स होता है उसमें अपने को देखने को मिला कि एक डिसऑर्डर्स क्रिएट हुआ जिसको एडसन डिजीज का नाम दिया गया। इसको थॉमस एडिसन ने देखा, और थॉमस एडिसन ने देख करके इसको बताया कि इसके फीचर्स को बताया, उसी के बिहाफ पर इनको फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी का क्रेडिट मिला। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिला कि ये सबसे पहला फर्स्ट डिसऑर्डर्स था जिसको हम लोगों ने एडिसन डिजीज का नाम दिया। अब फिर हम लोग अगर उसके आगे चलते हैं तो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम होता है, इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो एक्ट एज लो स्पीड सर्विस, लो स्पीड सर्विस, लो स्पीड सर्विस। इट मीन्स इसकी जो एक्टिविटी होती है ये
बहुत ही फास्ट नहीं होती है, ये बहुत ही क्या होता है, लो स्पीड में काम करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कोरिलेशंस होता है वो नर्वस सिस्टम के साथ में भी देखने को मिलता है। इसलिए क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये कोई ह्यूमन बींग्स है, कोई ह्यूमन की बॉडी है, तो ह्यूमन की बॉडी में यहाँ पर ये ब्रेन का रीजन्स हो गया, मान लीजिए कि ह्यूमन की बॉडी में ये ब्रेन का पार्ट हो गया, तो ब्रेन से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ से राइज होती है न्यूरॉन्स हमारी। अब यहाँ से जो न्यूरॉन्स यहाँ पर अराइज हुई हैं, सारी की सारी जो न्यूरॉन्स अपने को देखने को मिल रहा है, तो ये क्या होती हैं, वो एक पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे ये न्यूरॉन्स है तो ये पूरा का पूरा क्या होते हैं उस बॉडी पार्ट से, इट मीन्स पूरे का पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इस नर्वस सिस्टम से उस इफेक्टर बॉडी पार्ट तक क्या होती हैं, वो फैली हुई होती हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक वो डायरेक्ट क्या होती हैं, वो देखने को मिलती है। जैसे घर में वायर है, हम एक बल्ब जला देते हैं तुरंत ही हमारी लाइट जल जाती है, बिल्कुल वैसे ही इसकी पूरी की पूरी क्या होती है, न्यूरॉन्स का पूरा जाल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन केस में इंडोक्राइन सिस्टम में, तो इंडोक्राइन जो सिस्टम्स होता है वो डिपेंड होता है एक तरह के केमिकल मैसेंजर पर। क्योंकि इसका भी काम क्या होता है, हमारी बॉडी को सिग्नल देना, हमारी बॉडी को मैसेज देना। और इंडोक्राइन सिस्टम में भी आपको एंडोक्राइनोलॉजी में भी देखने को मिलता है कि इसका भी जो वर्क होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी को सिग्नल देना। तो ये हमारी बॉडी को सिग्नल कैसे देता है, ये हमारी बॉडी को जो सिग्नल होता है, तो ये क्या होती है, हमारे इंडोक्राइन सेल होती हैं। ये इंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो अपने को देखने को मिलता है। और ये इंडोक्राइन सेल्स क्या करती हैं, ये हमारा जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इस ब्लड वेसल्स में क्या करती हैं, उस केमिकल को ला करके प्योर मतलब उड़ेल देती हैं पूरे के पूरे केमिकल को। और जब पूरे के पूरे, जैसे यहाँ पर ये हमारा केमिकल है, केमिकल मैसेंजर है, तो ये पूरे के पूरे केमिकल को क्या कर रही हैं, यहाँ पर ला करके प्योर कर दे रहे हैं, पूरे के पूरे केमिकल को उड़ेल दे रही हैं। और जब पूरे केमिकल को यहाँ पर ला करके उड़ेल दे रही हैं, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हक्सले। हक्सले ने बताया कि जो हमारा ये केमिकल होता है, जो केमिकल इन केस में क्या होता है, हमारे इन ब्लड वेसल्स में आता है, इट मीन्स इस ब्लड में जा करके प्योर होता है, उसको उड़ेल दिया जाता है पूरे के पूरे ब्लड में। तो वो जो हमारा केमिकल होता है वो कुछ और नहीं होता है, वो हमारा हार्मोन्स होता है। वो हमारा हार्मोन्स होता है, और जो केमिकली क्या होता है, मिल करके बना हुआ होता है, अमाइन से मिल करके बना हुआ होता है। अमाइनो एसिड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। साथ ही साथ उसमें देखने को मिलते हैं कि हमारे कुछ क्या होते हैं, अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनसे मिल करके क्या होता है, हमारा हार्मोन बना हुआ होता है। तो हक्सले जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि जो हमारा हार्मोन्स होता है वो एक तरह का केमिकल मैसेंजर्स होता है। तो इसमें उड़ेल दिया, और जब इसमें उड़ेल दिया तो क्या किया, अब ये ब्लड के साथ में रेगुलेट हो रहा है, ये नर्व सेल्स के साथ में अथवा न्यूरॉन के साथ में रेगुलेट हो रहा है, ये हमारे ब्लड के साथ में रेगुलेट हो रहा है। और जब ये ब्लड के साथ में रेगुलेट हो रहा है, तो इसका जो रिस्पांस होता है वो वाइड स्प्रेड होगा। और वाइड स्प्रेड होने के साथ साथ देखने को मिलेगा कि ये स्लो होगा, जैसे स्लो होगा, और साथ ही साथ देखने को मिलेगा एक सबसे बड़ी ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये लंबे समय के लिए अपने को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि इंडोक्राइनोलॉजी में जो इसकी हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारा क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इन इंडोक्राइनोलॉजी, इन इंडोक्राइनोलॉजी बी स्टडी इंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें हम क्या करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा इंडोक्राइन नोलॉजी होता है वो दो पर्टिकुलर इवेंट्स पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जिसमें एक हमारा इंडोक्राइन सिस्टम होता है, और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, उसमें देखने को मिलता है कि नर्वस सिस्टम होता है। इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक तरह का इंटीग्रेटिंग सिस्टम्स होता है, मीन्स टू इंटीग्रेटिंग सिस्टम, टू इंटीग्रेटिंग सिस्टम। और टू इंटीग्रेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा सिस्टम है, तो जो सबसे पहला सिस्टम है वो है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। और जो दूसरा सिस्टम इसमें देखने को मिल रहा है वो हमारा कौन सा सिस्टम है, इसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, बोथ आर इंडिपेंडेंट। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट्स होते हैं। अब इसमें अगर हम लोग कुछ इसके फीचर्स की बात कर लें, इसमें क्या क्या दोनों में फीचर्स होते हैं कुछ छोटे टर्म के रूप में, तो जो सबसे पहला देखने को मिलता है, हम लोग बात कर लेते हैं इंडोक्राइन सिस्टम की।
ये पहला है इंडोक्राइन सिस्टम। दूसरे की बात कर लेते हैं तो सेकंड मोस्ट हमने लिखा है, इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम। तो दो इसमें सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में क्या, दोनों में क्या डिफरेंसेस अपने को देखने को मिलते हैं, इसमें देख लेते हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया था कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो जस्ट अपोजिट नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेगा कि इसकी स्पीड कैसी होगी, तो इसकी स्पीड जो होती है वो अपने को फास्ट देखने को मिलती है। दूसरी बात अपने को देखने को मिलती है कि जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम होता है ये वाइड स्प्रेड होता है, मतलब इसका जो प्रभाव होता है वो काफी व्यापक देखने को मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो जो नर्वस सिस्टम होता है इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। और थर्ड पॉइंट देखने को मिलता है कि जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, मीन्स ये लंबे समय के लिए होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है। लेकिन जब हम लोग, सॉरी, इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, वो लॉन्ग लिव्ड होता है। लेकिन जब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, अपने को देखने को मिलेगा कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है। इट मीन्स ये कैसा होता है, तो इंडोक्राइन सिस्टम में अपने को देखने को मिल गया कि इंडोक्राइन सिस्टम कैसा था। तो पहला पॉइंट इसमें देखने को मिल गया, ये वाइड स्प्रेड था। दूसरी बात इसमें देखने को मिल गया कि ये एग्जैक्ट होता है। तीसरी पॉइंट इसमें देखने को मिल गया कि इसकी स्पीड जो होती थी वो स्लो होती थी। इसमें देखने को मिल गया कि इसकी स्पीड जो होती है फास्ट होती है। अगली बात यहाँ पर देखने को मिल गई कि जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम होता है ये कैसा होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन ये कैसा होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये शॉर्ट लास्टिंग होता है। तो ये तो इसमें कुछ ऐसी कॉमन मैंने फीचर्स के बारे में बताया जो कि अपने को यहाँ पर क्या होता है, देखने को मिलता है। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि और भी क्या क्या इसेंशियल फीचर्स होते हैं जो यहाँ पर क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर में एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। भाई जब अपना नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को के माध्यम से सारे सिग्नल्स हमको प्रोवाइड कर दे रहा है और हमको सारे सिग्नल मिल जा रहे हैं, ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी को सिग्नल नहीं दे पाता है। तो उस एरिया को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है कैन नॉट इनर्वेट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो ऑल पार्ट जो बॉडी होता है उसको इनर्वेट नहीं कर पाता है। इसलिए उस एरिया को रेगुलेट करने के लिए, उस पार्ट को रेगुलेट करने के लिए जहाँ पर हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो अपने सिग्नल को नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, उस मैसेज को नहीं दे पा रहा है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को कम्प्लीटली फिलअप करने के लिए, उस पार्ट को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, या हमारे बॉडी के पार्ट में हमारे बॉडी का जो कंपोनेंट्स होता है उसमें क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि वहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो हम ये लिख सकते हैं, इन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कैन नॉट इनर्वेट्स all part of the body, all part of the body. So these area, these area are regulated by endocrine system। तो उस पार्ट को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि वहाँ पर क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वहाँ से क्या होता है, एक तरह का केमिकल रिलीज होता है और वो केमिकल जो होता है हमारी बॉडी में मैसेज देने का काम करता है। और उसको हक्सले जो वैज्ञानिक थे, तो हक्सले वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि जो केमिकल होता है जो मैसेज देने का काम करता है तो उसको उन्होंने केमिकल मैसेंजर बोला। और उस केमिकल मैसेंजर को हक्सले साहब ने बताया कि ये केमिकल मैसेंजर और कुछ नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है। तो एक लाइन हम ये भी लिख सकते हैं, हक्सले कॉल्ड, हक्सले कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, कॉल्ड केमिकल मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन्स। तब हम लोग इसको क्या नाम दे देते हैं, इसको हार्मोन्स बोल देते हैं कि हमारा कुछ और नहीं होता है, ये क्या कहलाता है, ये हार्मोन्स कहलाता है। हार्मोन से एक सबसे पहला क्वेश्चन से ये पूछा गया है आपका
जो एग्जाम हुआ था टीजीटी 2021 का, वहीं से एक सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमारे हार्मोन्स से संबंधित, कि जो हमारा हार्मोन्स होता है उस हार्मोन्स से संबंधित एक सबसे पहला क्वेश्चन सी यहीं से राइज हुआ है कि जो हमारा हार्मोन्स है उस टर्म को सबसे पहले किसने क्वाइंट किया था। इट मीन्स टर्म हार्मोन्स वाज क्वाइंड बाई, टर्म हार्मोन्स वाज क्वाइंड बाई, उसको जो क्वाइंट करने का क्रेडिट है वो था ई एच स्टार्लिंग। ई एच स्टार्लिंग ने इसको सबसे पहले क्वाइंट किया था और ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा गया है टीजीटी 2021 में। अभी जो करंट में टीजीटी 2021 का पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस टर्म को किसने क्वाइंट किया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था, द टर्म हार्मोन्स वाज क्वाइंट बाई, या द टर्म हार्मोन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उसमें 4 साइंटिस्ट के नाम दे दिए गए। उसमें दे दिया गया कि हाँ किसने किया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हार्मोन्स टर्म है, इस हार्मोन्स टर्म को सबसे पहले देने का जो क्रेडिट है वो किसी और को नहीं, वो किसको जाता है, तो वो ई एच स्टार्लिंग को जाता है, क्योंकि ई एच स्टार्लिंग ने सबसे पहले इस हार्मोन्स को दिया था। और मैंने दूसरी बात बताई आपको, हार्मोन्स को ही केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, तो ऐसा जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हक्सले, ये हक्सले के द्वारा कहा गया है। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जो हार्मोन्स टर्म है इसको डिफाइंड किसने किया था, तो हार्मोन्स टर्म, हार्मोन्स टर्म वाज डिफाइंड बाई ई एच स्टार्लिंग एंड बेलिस। ए एच स्टार्लिंग एंड बेलिस ने 1902 ईस्वी में क्या किया था, इसको डिफाइंड करने का काम किया। मतलब इसको परिभाषित करने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो ई एच स्टार्लिंग एंड ई एच स्टार्लिंग और बेलिस को जाता है। ए एच स्टार्लिंग और बेलिस ने ही सबसे पहला जो हार्मोन्स होता है उसकी डिस्कवरी की थी। अगर हम ये कहें कि अर्लीस्ट डिस्कवरी ऑफ द हार्मोन, कि जो सबसे पहला हमारा हार्मोन्स है जिसकी खोज की गई वो हमारा क्या होता है, उसको हम लोग सेक्रेटिन बोलते हैं। ये सेक्रेटिन जो हमारा हार्मोन्स होता है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया, और इसकी जो डिस्कवरी होती है वो किसी और के द्वारा नहीं, वो किनके द्वारा होती है, टी एच स्टार्लिंग एंड वेलिस के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा हार्मोन्स होता है उसकी डिस्कवरी जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो हम लोग इसकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स टर्म को डिफाइन करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, वो जाता है स्टार्लिंग एंड वेलिस को जाता है। तो मैंने आपको बताया अभी कि फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द हार्मोन, कि जो सबसे पहली डिस्कवरी थी वो हार्मोन्स की, वो क्या थी, तो वो थी सिक्रेटिन। वो हार्मोन का नाम था सिक्रेटिन, और जो सिक्रेटिन हमारा होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम डिवाडिनम। ये डिवाडिनम से क्या होता है, रिलीज होता है। डिवाडिनम की बात करें तो डिवाडिनम क्या होता है, डिवाडिनम एज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जो कि प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक में। अगली बात अपने को देखने को मिलती है कि जो हमारा सिक्रेटिन हार्मोन्स है इसकी जो डिस्कवरी की है, इसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट होता है वो किसको जाता है, उसके एक वैज्ञानिक जिसको मैंने अभी अभी आपको बताया वो थे ई एच स्टार्लिंग एंड वेलिस। ई एच स्टार्लिंग एंड वेलिस ये वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इस सिक्रेटिन हार्मोन्स को यूज किया। दूसरी बात यहाँ पर यह भी आती है कि जो हमारा सिक्रेटिन है वो एक हार्मोन से, यह क्वेश्चंस भी आपके अपकमिंग एग्जाम पीजी, जो पीजीटी का एग्जाम है 2022 का और 2013 का एक जो एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेम यही क्वेश्चन है, सिक्रेटिन इज आ, सिक्रेटिन इज आ, ये क्वेश्चन है। उसमें जो आपका आंसर था वो था हार्मोन। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका पीजीटी 2002 में, और साथ ही साथ जो पीजीटी का एग्जाम था 2013 में, इन दोनों में ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्रेटिन क्या है, तो सिक्रेटिन एक हार्मोन है, ऑप्शन में दे दिया कि विटामिन है कि प्रोटीन है, तो उसमें एक ऑप्शन में दे दिया गया। तो उसमें आपको ये रिमेंबर रखना है कि जो हमारा सिक्रेटिन होता है वो एक हमारा हार्मोन्स होता है जो कि अपने को देखने को मिलता है कि डिवाडिनम रीजन से क्या होता है, ये सिक्रीट होता है।
तो अगर देखा जाए तो उसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट में ही अपने को दो क्वेश्चंस मिल गए जो कि अभी तक अपकमिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। एक पहला क्वेश्चन मिल गया कि हार्मोन्स टर्म को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, जिसको क्रेडिट जो है वो ईएच स्टर्लिंग को जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये मिल गया कि जो हमारा सिक्रेटिन होता है वो एक हार्मोन्स होता है। ये आपका पीजीटी में भी 2002 में भी पूछा गया और साथ ही साथ ये 2013 में भी देखने को मिला कि ये सेम क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट किया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, एक बात यहाँ पर ये भी आती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन्स टर्म जो है वो किसके रेफरेंस में सबसे पहले दिया गया, किसके लिए सबसे पहले दिया गया। तो वो जो हार्मोन्स है वो दो चीज़ों के लिए सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था, जिसमें एक तो हमारा सिक्रेटिन ही था, लेकिन दूसरा जो था वो क्या था, वो गैस्ट्रिन था। सिक्रेटिन और गैस्ट्रिन के लिए सबसे पहले फर्स्ट यूज किया गया, इसका यूज किया गया हार्मोन। मतलब अगर अपने से कोई पूछे कि सबसे पहले फर्स्टली जो यूज है हार्मोन्स का वो किसके रेफरेंस में किया गया, तो जो रेफरेंस था वो गैस्ट्रिन था और हमारा क्या था, वो सिक्रेटिन था। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे हार्मोन्स होते हैं। जो गैस्ट्रिन होता है, जो सिक्रेटिन होता है, दोनों हार्मोन्स होते हैं। ये सबसे पहले यूज किए गए, लेकिन हार्मोन्स टर्म में जो हमारा ईएच स्टर्लिंग था उसका जो क्रेडिट होता है वो सिक्रेटिन को जाता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। उसके बाद अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा हार्मोन्स होता है, अगली बात अगर हम लोग बात करते हैं तो हार्मोन्स को, हार्मोन्स आर ए केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स क्या होता है, एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है। और इसी केमिकल मैसेंजर अथवा हार्मोन्स को ही एक दूसरे शब्दों में हम लोग ऑटोक्वाइट्स बोलते हैं। इसको एक नाम और दिया जाता है और वो नाम क्या होता है हमारा, ऑटोक्वाइट्स होता है। जिससे हार्मोन्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं, वैसे ही हार्मोन्स को एक नाम और दिया जाता है और वो उसका जो नेम होता है वो क्या होता है, वो अपने को देखने को मिलता है कि वो ऑटोक्वाइट्स होता है। फिर उसी के साथ साथ अपने को देखने को मिलता है कि हार्मोन्स किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि हार्मोन्स जो होगा वो विदाउट ब्लड रेगुलेट नहीं होगा। हार्मोन्स के लिए सबसे इसेंशियल्स अगर कोई चीज़ जरूरी है, जो इसके लिए जरूरी होना चाहिए, वो ब्लड है, क्योंकि ये ब्लड के साथ में ही क्या होगा, फ्लो होगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया भी था कि हार्मोन्स जो एंडोक्राइन सिस्टम में अथवा एंडोक्राइन ग्लैंड में जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई डक्ट नहीं होती है। हार्मोन्स क्या होता है, उसको डायरेक्टली क्या हो रहा है, उसको प्योर कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और अगली बात अपने को देखने को मिलता है, जो हमारा हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, सिक्रेट होता है लो अमाउंट में, मतलब कम मात्रा में उसका सिक्रेशन होता है और वो ब्लड के साथ में मिक्स होता है। और ब्लड के साथ में मिक्स होने के बाद अपने को देखने को मिलता है कि वो क्या करता है, अपने टारगेट आर्गन तक जाता है, फिर क्या करता है, अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स आर हार्मोन्स आर सिक्रीट लो अमाउंट, ये कम मात्रा में सिक्रेट होता है, मिक्स्ड विद ब्लड, मिक्स्ड विद ब्लड गोज टू या रीच टू टारगेट आर्गन, रीच टू टारगेट आर्गन एंड परफॉर्म एंड परफॉर्म देयर फंक्शन। और क्या करता है, ये अपने फंक्शन को क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको नोट के रूप में लिख दे रहा हूँ। इसमें नोट के रूप में जो लिखा गया उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है कि प्राइमरी मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर ऑफ द एनिमल बॉडी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2011 का, पीजीटी 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइमरी मैसेंजर कौन सा होता है एनिमल्स बॉडी का। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ द बॉडी या सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ द सेल क्या है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो टर्सरी मैसेंजर ऑफ द सेल है वो क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सिंपल है कि अगर पहले मैसेंजर की बात करेंगे तो जो पहला मैसेंजर है वो हमारा हार्मोन्स है। दूसरे मैसेंजर की बात करते हैं तो साइक्लिक एएमपी है।
एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगला जो हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ये हमारा कैल्शियम आयन है। तो तीन अपने को देखने को मिलता है कि जो प्राइमरी मैसेंजर ऑफ द सेल है, ठीक ना, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था प्राइमरी मैसेंजर ऑफ द एनिमल बॉडी, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी मैसेंजर ऑफ दिस सेल क्या है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी मैसेंजर ऑफ द सेल क्या है, वो हार्मोन्स है। सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ द जो सेल्स है वो हमारा क्या है, साइक्लिक एएमपी है। और टर्सरी मैसेंजर ऑफ द जो सेल है वो हमारा क्या होता है, वो अपने को देखने को मिलता है कि वो हमारा कैल्शियम आयन होता है। और एक खास बात अपने को देखने को मिलती है कि हार्मोन्स रीच ऑल ओवर द बॉडी, कि जो हमारा हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, रीच ऑल ओवर द बॉडी। हार्मोन्स रीच ऑल ओवर द बॉडी, हार्मोन्स रीच ऑल ओवर द बॉडी, ये पूरे की पूरी बॉडी में क्या होता है, ये पहुंच सकता है थ्रू द ब्लड, थ्रू द ब्लड। मैंने एक पॉइंट लिखा कि हार्मोन्स रीच ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द ब्लड एंड एक्ट एज केमिकल मैसेंजर, एंड एक्ट एज केमिकल मैसेंजर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ही तीन है, ये इसका चौथा पॉइंट है जो मैंने आपको लिखा कि हार्मोन जो होता है वो पूरी ओवरऑल बॉडी में क्या होता है, स्प्रेड होता है। और साथ ही साथ अपने को देखने को भी मिलता है कि ये ब्लड के साथ में मिक्स होकर के क्या करता है, एक तरह का केमिकल मैसेंजर का क्या करता है, काम करता है। एक बात और भी अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा हार्मोन्स होता है वो बैक्टीरिया में क्या होता है, टोटली एब्सेंट होता है। इट मीन्स अगर देखा जाए, ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है कि हार्मोन्स आर टोटली एब्सेंट इन बैक्टीरिया, हार्मोन्स आर टोटली absent in बैक्टीरिया, कि जो हमारी बैक्टीरिया होती है उस बैक्टीरिया में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो टोटली क्या होते हैं, absent होते हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको उसके कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट और हार्मोन से संबंधित मैंने आपको चीज़ें बताई, जो कि जिसमें मैंने आपको दो तीन क्वेश्चंस भी आपको मेंशंस किए हुए थे। अब अपकमिंग जो आपका होगा उसमें हम आपको और भी, जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम इंडोक्राइन टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी वर्जिन के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि इसका जो एम्ब्रियोनिक वर्जिन है वो किस तरह से हुआ, कि कैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म के थ्रू से कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कितनी तरह की ग्लैंड होती हैं, कितनी तरह के हमारी टाइप्स ऑफ ग्लैंड में देखने को मिलता है कि एक्सोक्राइन क्या होती है, इंडोक्राइन क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती हैं। तो इसकी चर्चा जो है हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है जो हमारा लेक्चर है, तो आप इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों को भी इसको शेयर करिएगा। ये डेफिनेटली अगर आपका सहयोग मिलेगा तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और हम ऐसे ही आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे कि जितने भी आपकी आगामी परीक्षाएं होंगी उन सारी आगामी परीक्षाओं का निचोड़ ही हम आपको दे देंगे। जैसे मैंने इसमें दो तीन क्वेश्चंस आपको बताया, वैसे ही जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चंस हम आपको इसी में सारा का सारा सॉर्ट आउट करा देंगे। धन्यवाद।